Hello and welcome students to my channel. So I am Chetan Jasali, your mathematics mentor. So good morning, good evening, good afternoon जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो यार लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था? हमने बात किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दोनों बराबर ही थे, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स के बारे में, टू ऑर्डर पेयर के बारे में बात किया था हमने, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात किया था, रिलेशन के बारे में बात किया था, डोमेन और रेंज के बारे में बात किया था, और जब आप E क्रॉस B करते हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं वो बात किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज पे भी एक क्वेश्चन एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया था जो कि एज अ होमवर्क था। ओके, तो क्या आपने वो क्वेश्चन कर लिया है क्या? अगर नहीं किया है तो फिर अब देख लेना। ऑलराइट, और जिसने कर लिया वो अपना आंसर मैच कर ले। ठीक, तो यार देखो क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज इफ r इज इक्वल टू इतना और b की वैल्यू इतना दे दिया और a पे कंडीशन और b पे कंडीशन। तो यार एक काम करो, इसको जो यहाँ बता दो, b इज इक्वल टू मॉड ओवर ऑफ a माइनस 1 हो जाएगा क्या? तो इतनी बातें तो क्लियर है। अब हम लोग को जो ये कंडीशन दिया है वो क्या कह रहा है, a बिलोंग्स टू z और b की जो वैल्यू वो 3 से कम होना चाहिए। अगर मैं a की वैल्यू यानी कुछ भी पुट करूं तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, 3 से कम ही मिलना चाहिए और या फिर 3 मिलना चाहिए। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग वो वैल्यूज नहीं काउंट करेंगे। जैसे कि अगर आप देखो, अब इफ a इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1, बट मॉड में। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखो मॉड का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब देखो, लेट अस सपोज 4 दिया और इसके ऊपर इस तरह का कुछ साइन लग गया, तो मैं आपको बता दूं ये जो साइन है बस इसको आप बोलते हो मॉड्यूलस फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है जो कि हम मॉड्यूलस क्या बोलते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो यार देखो, अगर आप इस फंक्शन में अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी डालते हो तो ये जो मुझे आंसर देगा वो 4 देगा, वो भी पॉजिटिव में। लेकिन अगर आपने 4 नहीं दिया होता, इसमें -4 दिया होता तो भी ये मुझे आंसर +4 ही देता। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी कुछ भी डालो वो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी बना के अपने आप दे रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है मशीन, जैसे क्या होता है मशीन में कुछ डाले, हमने कुछ और डाला उसने कुछ और हमें दे दिया, वैसे ही कुछ है। हमने यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी डाला, यहाँ पे उसने पॉजिटिव क्वांटिटी दे दिया। ये एक फंक्शन है, ध्यान से सुनना कि फंक्शन के जो बेसिक डेफिनेशन मैंने जो बोला, आप इसमें कुछ इंटरनल दोगे, इनपुट दोगे, आपको वो कुछ आउटपुट देगा। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो क्लियर है। मतलब यहाँ माइनस है तो मॉड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करते हो तो b की जो वैल्यू वो 0 आ जाएगी। अगर आप 2 पुट करते हो तो 1 आएगा ही आएगा। इफ a इज इक्वल्स टू क्या 2 पुट करें ना, तो 2 पुट करने पर b की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इफ a इज इक्वल्स टू 3 तो मुझे b की वैल्यू वो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इफ a इज इक्वल्स टू 4 तो मुझे b की वैल्यू वो 3 दे रहा है। अब इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा क्योंकि अगर मैंने 5 पुट कर दिया a की वैल्यू, पुट कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि ये कंडीशन गिवन है, b की वैल्यू कम से कम 3 मतलब 3 हो सकती है, कम से कम नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है या फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपने a की वैल्यू 4 पुट कर दिया तो b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, जो कि यार ये इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, उसको उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, ऐसा कह सकते हो आप। इसलिए आप a की वैल्यू 4 पुट कर सकते हो लेकिन a की वैल्यू 5 नहीं पुट कर पाओगे। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन अब मैं नेगेटिव क्वांटिटी में जाता हूं। इफ a इज इक्वल्स टू -1 तो मुझे यहाँ पे -2 मिलेगा लेकिन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस की वजह से 2 हो जाएगी। और इफ a इज इक्वल्स टू -2 तो b की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। तो देखो डोमेन a की वैल्यू होती है और रेंज b की वैल्यू होती है, तो इसीलिए डोमेन जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, लेकिन रेंज आपकी b की वैल्यूज है। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो जिसका आंसर सही था वो मैच कर लो, अब जिसने नहीं आंसर सही दे पाया था वो देख लो कि यार तुमने गलती कहां किया था रियलिटी में। ऑलराइट,
तो अब जो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, बट मैं इसी में कुछ चेंज कर देता हूं। ध्यान से दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। जनरली आपको डोमेन रेंज अगर निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा वो। तो ये आपको दे दिया गया, फिर आपको बोल रहा है कंडीशन लगा दिया, और ये बोल रहा है ए की वैल्यू जो वो जेड, आप कुछ भी पुट करो, सॉरी नेचुरल नंबर, पिछली बार जेड लिया था, इस बार नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और ए की जो वैल्यू वो 5 से कम होना चाहिए, और बी की जो वैल्यू है वो 4 दे दी गई। इसका मतलब यार तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो, मुझे बोल रहा है आप इस रिलेशन की डोमेन और रेंज निकाल कर मुझे दे दो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपको एक रिलेशन दे दिया, आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहां पे देखो, ए पर तो ठीक ठाक कंडीशन लगा दिया, लेकिन बी पर कुछ कंडीशन उसने लगाया ही नहीं है। बी पर बस वो बोल दे रहा है कि भैया बी की जो वैल्यू है वो 4 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये क्वांटिटी तो बिल्कुल फिक्स है ना, और ये क्वांटिटी कब आती है? ये क्वांटिटी तब आती है जब आप इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करते हो। मतलब आप जब ए देते हो तो आपको बी देता है इक्वेशन। तो यहाँ पे तो बी की वैल्यू फिक्स ही कर दिया ना उसने, 4। तो यानी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, मतलब a की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, वो आपको 4 ही देगा। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है? तो यार मैंने क्या बोला, b की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब a को तो सॉल्व कर लें। a कह रहा है a की जो वैल्यू वो 5 से कम ही होना चाहिए, और साथ साथ वो नेचुरल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, a क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही तो है a। 5 से कम भी है, नेचुरल नंबर भी है। बट हम लोग से ये नहीं पूछ रहा है, हम लोग से जो पूछ रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अब तो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप कुछ मत करो, आप a क्रॉस b निकाल दो। तो ये देखो, ये एक सेट नहीं है क्या? ये एक सेट है, और b को भी आप एक सेट बना लो। ऑलराइट, आपने क्या किया, एक a को सेट बना लिया, एक b को सेट बना लिया। अब एक बॉक्स बना दो। ये देखो मैंने बनाया। अब ये मान लो a सेट है, इसको छोटे वाला दिखा दो क्योंकि छोटा ही वाला लिखा हुआ है a और b। तो a में कितने एलिमेंट्स है? 4, 1 2 3 एंड 4। और इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, जो कौन है? 4 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला आपको रिलेशन निकालना है, तो आपको निकालना रहता है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालते हैं, क्या दिक्कत है? a क्रॉस b मैं कैसे निकालूंगा? 1,4, फिर 2,4, 3,4, 4,4। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1,4, 2,4, 3,4, और यहाँ पे 4,4। जैसा कि मैंने आपको बताया था, b की वैल्यू फिक्स कर दी है इस क्वेश्चन में। आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, वो आपको आंसर क्या देगा? b की 4 देगा। 4 आपको हर जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। भले ही आपने x की वैल्यू चेंज की है, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, लेकिन रेंज नहीं चेंज हो रहा है उसका। ध्यान देना इस चीज को। तो अब हमें पूछा था कि इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या है? x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। तुम लोग लिख लेना, मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं ना, तुम लोग लिख लेना डोमेन कौन कौन से हैं। डोमेन कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, नोट कर लेना। ऑलराइट, 1 2 3 4। और रेंज तो आपका कुछ है ही नहीं। रेंज क्या है भाई? 4 है, क्योंकि जितनी बार आप पुट करो उतनी बार आपको 4 ही मिल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग होगा, दिमाग लगाने वाला होगा। तो मैंने अच्छे से नोट करके लाया हुआ है, पता है आप लोग को। वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करने वाला है। थोड़ा सा आप लोग बुद्धि का जरूर प्रयोग करना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना, वीडियो को पॉज करना, देन सॉल्व करना। तो मेरा जो क्वेश्चन नोटेड है वो ये है, नोट करो। क्वेश्चन R is defined on Z such that x, y, ये such that नहीं है, इक्वल है। x, y belongs to relation, इसको रियल नंबर मत समझ लेना। और ये साइन मैंने आपको बताया था सेट्स में, इफ एंड ओनली इफ। और आपको बोल रहा है क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। देखो
इससे पहले कि आप लोग पॉज करो, मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। मैं इस क्वेश्चन का आपको मीनिंग तो बता दूं यार, कह क्या रहा है, पहले वो देखते हैं। देखो, R इज डिफाइंड ऑन Z, R Z पर डिफाइंड, तो पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें पता है कि R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी A और B सेट है ही नहीं। जब तो यहाँ पे कौन सा सेट है, Z सेट है। लेकिन अगर दूसरा सेट की बात तो दूसरा सेट भी नहीं है, केवल और केवल वो Z पर डिफाइंड है, तो इस B की जगह भी क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। क्या इतनी बात सबके दिमाग में क्लिक किया? अगर क्लिक किया तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे। ध्यान से देखना, R जो है वो डिफाइंड है Z पर, मैंने ये तो लिख दिया। इतनी बातें, इतनी चीजें। अब जो Z की वैल्यू दे के रखी हुई है वो क्या दे के रखी है, वो बोल रहा है x, y बिलोंग्स टू R। ध्यान से सुनो, x, y रिलेशन से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ, तभी x, y जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा तभी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जिन जिन वैल्यू पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आप x और y की जो जो वैल्यू पुट करो, लेकिन होना क्या चाहिए, ये इक्वेशन जो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब LHS RHS के बराबर जिस जिस वैल्यू पर होगा x y के, वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, x, y रिलेशन से तभी बिलोंग करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। आप x और y की कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि वो 9 के बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ऐसा कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं मेरे पास। ध्यान से देखो, इफ x इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर दूं, तो यहाँ y की जगह मेरे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि जो y की वैल्यू है वो +-3 पुट कर दूंगा। आप पुट करके देख लो, इसे नहीं आता है तो बोलो 0 पुट किया, ये गायब हो जाएगा। +-3 को अगर स्क्वायर करो तो 9, तो देखो 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे, LHS इज आल्सो इक्वल टू RHS, यानी ये मैंने जो कंडीशन बताया वो तो सही है। अब देखो, अगर मैं बोलूं इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, तो आपका x की जो वैल्यू है वो y +-3 ये भी पुट करके देख लो। तो y इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, +-3। और अगर आप इसमें पुट कर देते हो तो क्या होगा, +-3 का जब आप स्क्वायर करो तो 9, यानी LHS के वैल्यू पर भी RHS के बराबर हो जा रहा है। यानी यही दो वैल्यूज हैं, तब यही दो सिचुएशन हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यही वो दो सिचुएशन हैं, अगर यही वो दो सिचुएशन है, इसका डोमेन एक तो 0 होगा और +-3 होगा। ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे आंसर आप क्या दोगे, डोमेन क्या दोगे आप, 0 +-3। फिर आप मुझे रेंज का क्या आंसर दोगे, 0 +-3, यही तो दोगे ना, कि और कुछ दोगे। देखो, क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है आपको? मैंने बहुत ही सिंपल सी बात आपसे बताई अभी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन। दिमाग लगाना था, क्या दिमाग लगाना था, ये रिलेशन से तभी बिलोंग करेगा जब इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कराओगे। ये कंडीशन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर। आप एक्स और वाई की ऐसी ऐसी वैल्यूज पुट करो ताकि LHS RHS के बराबर हो जाए, और कोई भी नंबर बता दो जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कोई नंबर ही नहीं है कि आप मुझे बताओ। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि और थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा टफनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर अच्छे से पढ़ाई करना, रिवाइज करते चलो, अदरवाइज ये सब चीजें याद नहीं रहने वाली हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर बाद में। और मैं आपको बता दूं, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इजी चैप्टर्स इन्हीं को माना जाता है, और अगर आप इसी सब में फंसे रह जाओगे तो गड़बड़ नहीं पड़ जाओगे। अब जो क्वेश्चन है वो लिखो, क्वेश्चन लिखो, R be a relation on Q defined by R is equals to
A comma B such that A comma B belongs to Q and A minus B is equals to Z। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, एक एक मैं लिखता चलूंगा, ओके, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। A comma A belongs to relation for all values of A, for all values of A। तो अब ये बात ध्यान से सुनना, देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि R जो है वो रिलेशन है ऑन Q, ध्यान से समझो, और वो डिफाइंड किसके द्वारा है, R के, R के द्वारा एक रिलेशन डिफाइंड है ऑन Q, यानी R इनडायरेक्टली किस पे डिफाइंड है, Q पर डिफाइंड है। इतनी बात समझ पाए? तो पहले ही नोट कर लो ना, R इज डिफाइंड ऑन Q का मतलब क्या है, Q इंटू Q। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इसका काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, हो सकता है काम आ जाए, तो इसलिए हम लोग पहले नोट कर लेंगे और आप भी इसी तरह प्रोसीड करोगे, ओके। आर बी रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाय आर, और आर पे आपको ये कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दिया इसे हम लोग नोट, इसे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी वो क्यू से बिलोंग करता है। मैं अगर आपसे पूछूं क्यू क्या है, क्यू इज द रेशनल नंबर, याद करो मैंने साइन में बताया था, अभी भी यूज हो रहा है ये, क्यू इज द रेशनल नंबर एंड ए माइनस बी जो वो क्या है, जेड होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब क्या है, ए की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन वो ये जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। आई होप सो, शायद ये क्या पूछ रही है आपको समझ में नहीं आया, पर मैं एक बार और रिपीट करता हूं। आपको ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब समझो, रिलेशन ये है, रिलेशन से वो तभी बिलोंग कर सकता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे वो नहीं होता, कोई नहीं कहता कि तुमको उससे निपटने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो। ये तभी आर से बिलोंग करेगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आर का पार्ट तभी ये होगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान से सुनो, और ए क्या है, ए कॉमा बी, क्यू है, क्यू मतलब रेशनल नंबर। लेट अस सपोज मैं इफ ए इज इक्वल टू 2 मान लूं, इफ ए इज इक्वल टू मैंने 2 मान लिया, तो ध्यान से देखो, यहाँ तो ए है ठीक है, लेकिन यहाँ बी की जगह भी ए ही लिख दिया है, मतलब क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू तो तुम 2 लोगे ही लोगे, साथ साथ बी की वैल्यू भी 2 लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। अब क्या करो, इसे इस इक्वेशन में पुट करके देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू जेड। अगर मैं 2 यहाँ पे पुट करूं, 2 यहाँ पे पुट करूं, तो क्या दे रहा है, 0। और मैं आपको बता दूं, 0 इज द इंटीजर। 0 क्या एक इंटीजर नहीं होता है क्या, होता है ना। यानी मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपने एक की कोई भी वैल्यू भी पुट की है तो a कॉमा ए हमेशा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। ऑलराइट, तो अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो देखो, इसी प्रूफ दैट में 3 पार्ट है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह करेगा, जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, ओके, और आपको उसे करना भी पड़ेगा। तो जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह का है, सेकंड, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लॉइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन लिखा था वो तो सेम ही है, बस ये हमें प्रूफ करना है।
तो ध्यान से देखो, ए कॉमा बी है, इस बार ए कॉमा ए नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ए कॉमा बी जो वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देखो, आपको ए कॉमा दे दिया और बोल रहा है कि उसको आप प्रूफ कर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब ऐसा दिमाग में मत लाना कि हाँ सर ए कॉमा बी अगर ठीक है मान लिया हमें रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो आर से बिलोंग करे, इनफैक्ट होगा हमेशा, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी करेगा। ध्यान देना, अब इसको इस तरह से मत सॉल्व करने लगा सर ए कॉमा बी जो है बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है इसलिए हम ये कहेंगे, तो ऐसा मत कहना, ऐसा मत कह देना। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ध्यान दो, ए कॉमा बी को रिलेशन से बिलोंग करवाना है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ये इसका पार्ट तभी हो पाएगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर इसमें इतना दम है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन का पार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसमें भी आप ए और बी के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट 1। तो मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया जनरली। तो यार अब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी वो देख लेता हूं। a माइनस बी इज इक्वल टू जेड, मैं पुट करके देखता हूं 2 माइनस 1, ये क्या दे रहा है मुझे 1। और मैं आपको बता दूं 1 इज द इंटीजर, यानी 1 भी इंटीजर होता है, इसीलिए ये हमने प्रूफ भी कर दिया। टफ था क्या? नहीं, क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है बच्चों को। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि 2 लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि यार ये कह क्या रहा है ए कॉमा बी। जो पिछले क्वेश्चन जो था ना ए कॉमा ए, उसमें तो यार इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू जनरल वैल्यू ले लेंगे एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और 1 क्या है? जेड से बिलोंग कर रहा है, और यानी कि ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ऑलराइट, अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो देख लो। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं ना हम लोग। क्यों? A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation. This implies A comma C belongs to relation. ध्यान दो इस चीज को, इस चीज को ध्यान दो। हमने यहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ना है A comma B belongs to relation, B comma C belongs to relation। ध्यान दो, अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है और अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो आपको प्रूफ कर देना है कि ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो इस चीज को। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन से, मतलब ये आपको गिवन है ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन से ही बिलोंग करता है। ध्यान देना इस चीज को। लेट अस सपोज, फिर भी हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इफ a is equals to 1 and b is equals to what 0, कोई भी जनरल वैल्यू ले लो। ओके, अब इस इक्वेशन में पुट करके देखो आ रहा है क्या? a minus b is equals to what q नहीं z। तो अगर मैंने a की वैल्यू 1 पुट किया, b की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 आता है, 1 इज बिलोंग्स टू z, तो इसीलिए ये कंडीशन तो करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c और b कॉमा c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है? c तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? रूट माइनस 1, रूट माइनस 3, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो गिवन ही नहीं होता कि b कॉमा c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रिलेशन में तो मेन कंडीशन तो यही है ना।
ध्यान दो, क्योंकि रिलेशन में मेन कंडीशन तो यही है ना, इसीलिए सी भी एक ऐसा नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं बी और सी की वैल्यूज को। इफ b इज इक्वल टू, मैंने b की वैल्यू क्या ले लिया है, 0 तो ले ही लिया है, b को 0 ही लेना पड़ेगा, और c की जो वैल्यू है वो आप क्या करो 3 ले लो। ठीक है, तो अगर आपने इसको इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश की, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, डोमेन माइनस रेंज कर रहे थे, बट इस केस में ये डोमेन है ये रेंज है, तो इसलिए b माइनस सी आपको करना पड़ेगा और उसको z के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं b क्या लिया है तुमने 0 और उसको 3, तो मैं आपको बता दूं -3 इज आल्सो अ इंटीजर, तो ये तो प्रूफ ये भी हो गया। अब ये प्रूफ करना है a माइनस सी कि डोमेन ये है रेंज ये है, डोमेन माइनस रेंज ही तो करना है, तो a माइनस सी करो ना। a कितना है 1 लिया है तुमने, और c कितना लिया है तुमने 3 लिया है, और ये क्या आएगा -2 भी z से बिलोंग करता है, इसीलिए ये प्रूफ हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये भी प्रूफ हो गया। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, इसमें कुछ था नहीं, हमें बस इस क्वेश्चन ने घुमा कर रखा हुआ था कि हाँ यार ऐसा ऐसा दे दिया, हम तो इसको कर ही नहीं पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था, 2 लाइन भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आपको इसे छोड़ के नहीं आना है, पूरा फोड़ के आना है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन गिफ्ट दे देता हूं। गिफ्ट मींस हमारे लैंग्वेज में क्या है गिफ्ट, हमारे तो लैंग्वेज में भैया है गिफ्ट देना मतलब होमवर्क देना, और कुछ तो मैं आपको गिफ्ट दे नहीं सकता। क्यों? अब आप कहोगे सर तो बहुत कंजूस है कोई नहीं, आओ दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन r is equals to a comma b such that a comma b belongs to natural number a is equals to b square, और आपको जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिख लो। फर्स्ट a comma a जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a belongs to natural number। सेकंड a comma b belongs to relation, दिस एम्प्लॉयज b comma a भी जो वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। और जो थर्ड कह रहा है वो कह रहा है a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation, this implies a comma c belongs to relation, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखा देना है। ये आपको मैंने होमवर्क दिया है। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कई लोग क्वेश्चन कर ही ना रहे हों, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद ही करना। देखिए कुछ है नहीं, वही तो है, ये दिया हुआ था, फिर ये कह दिया हुआ था, फिर ये दे दिया था, बस इसमें ये चेंज है, तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब आप कर लोगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं तो एक काम करते हैं, हाँ थोड़ा एक थ्योरी पार्ट में बचा हुआ है वो कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आज, नहीं तो आज का तो पूरा लेक्चर जो है इसमें चला जाएगा, क्वेश्चन में ही चला जाएगा। तो कुछ थ्योरी जो है रिलेशन में वो आज हम लोग बात कर लेते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। देखो रिलेशन टॉपिक में बचा क्या है, ध्यान से सुनो। आपने रिलेशन तो देख लिया, रिलेशन हमने देखा ना, रिलेशन हमने देखा, हाँ कुछ वो ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में होता है a कॉमा b, लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन जैसे आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपके क्लास 12th में, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम लोग रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन हमने जाना कि ऑर्डर पेयर टर्म्स में होता है। अब बात आती है इनवर्स ऑफ रिलेशन। ये क्या चीज है? इनवर्स से ही समझ में आ जैसे लग रहा है कुछ उल्टा टाइप का चीज है, कुछ उल्टा, रिलेशन के उल्टा टाइप का कुछ चीज है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ध्यान से देखो। अगर रिलेशन ये है और आपको बोलता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, तो आप कुछ मत करो, b कॉमा a कर दो। कुछ था क्या इसमें? नहीं ना। ये देखो a कॉमा b इज रिलेशन, अगर आपको ये दिया और आपको बोल रहा है आप उसका इनवर्स रिलेशन निकाल दो, कुछ मत करो, b को इधर कर दो, a को इधर कर दो, कर दिया ना।
तो रिलेशन को आप आर से डिनोट करते हो, लेकिन अगर आप इनवर्स ऑफ रिलेशन लिखोगे तो उसको आप आर से डिनोट नहीं करोगे। ध्यान से सुनना, रिलेशन को आप तब आर से डिनोट करते थे, लेकिन इनवर्स ऑफ रिलेशन को कुछ -1 टाइप का डिनोट करते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनना, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोलूं डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन जो कि कितना है, ए है, वो बराबर है रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ था डोमेन ऑफ रिलेशन और यहां पे वही चीज बन गया है इसके लिए रेंज। मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, देखो क्लियर हो पा रहा है क्या बात? डोमेन जो है इस रिलेशन का, अब इस रिलेशन के लिए वो क्या बन गया है, रेंज बन गया है। ध्यान दें, और एक और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तब तो फिर कुछ है ही नहीं, अब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो इसलिए अगर आप लोग नोट कर लो तो वो तो और अच्छी बात है, ठीक है। मैं मानता हूं इसमें कुछ नोट करने टाइप का है नहीं, सर ये क्या कह रहे हो आप, नोट कर लो नोट कर लो, बट नोट कर लो। आपके पास अगर अच्छा नोट्स रहेगा तो आपके पढ़ने के काम आएगा। क्योंकि इतना बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी छोटी छोटी चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आप कभी बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। हो सकता है मेरे क्लास में ना यूज हो, बट इन फ्यूचर की मैंने बात की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था इतने सारे साइन को मैंने बताया था, इफ बताया था, इफ एंड ओनली इफ, और क्यू बताया था। जिसने नहीं पढ़ा होगा, क्या उसमें उसको इस लेक्चर में डाउट नहीं क्लियर हुआ होगा? तो डाउट नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कभी ना कभी तो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काम नहीं आएगा, आएगा तो जरूर काम। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ बात करते हैं, एक और थ्योरी है जो हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन में। आप समझना कि ये शायद क्या लास्ट टॉपिक है, आपके रिलेशन का लास्ट है, लेकिन फंक्शन कल शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन है, जब खत्म होगा ये चैप्टर तभी जब हम लोग फंक्शन पूरा पढ़ जाएंगे। ओके, तो अभी चैप्टर तो नहीं खत्म हो रहा है। जैसे कि हमने बात किया था सेट्स में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ गिवन सेट, 2 की पावर n बताया था ना। ध्यान से देखो, 2 की पावर n मैंने क्या बताया था, जब आपको कोई सेट दिया हो उसमें नंबर ऑफ सबसेट आपको जब निकालना था 2 की पावर n था। लेकिन नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B, ध्यान से देखो, मुझे इतनी बातें तो पता है कि A क्रॉस B करने पे हमें ऑर्डर पेयर मिलता है, मैं मानता हूं इस बात को आपकी, तो कुछ इस तरह के फॉर्म में मिलता है। लेकिन फिर फाइनली आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हो क्या? और ये साइन क्या है, ये लग नहीं रहा है कि आपने इसको कलेक्ट किया है, लग रहा है ना? तो ये भी तो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इतना एक एलिमेंट, इतना एक एलिमेंट, मतलब इतना क्या है, एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ सबसेट हम लोग से पूछ रहा है, तो सबसेट का जो फॉर्मूला था वो तो 2 की पावर n था, और n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्डिनल नंबर, याद करो। तो अगर मान लो मैंने जो आपको बताया था A क्रॉस B अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NA इंटू NB। अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B भी बता दिया था, m इंटू n होगा। ऑलराइट, तो लेकिन मैं आपसे इस बार ये नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसमें ये यूज जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n है ना, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B कितना होगा, 2 की पावर mn।
क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो A क्रॉस B था ना, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है ना, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऑलराइट। और रिलेशन भी किस फॉर्म में आता है? ऑर्डर्ड पेयर टर्म्स में भी आता है। तो जब हमें पता चल गया कि हाँ यार इतने सबसेट होंगे और हमें ये भी पता है कि R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे सबसेट ना लिख करके अगर मैं यहाँ पे और या फिर और कर देता हूं, मैं सबसेट भी लिखा और रिलेशन बस लिख दिया होता, नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B, तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैंने सबसेट निकाल लिया, ठीक है, कितने होते हैं, तो वही तो रिलेशन भी है। पॉइंट आउट करो, ध्यान से देखना वीडियो को, अगर स्किप हुआ तो फिर सब चौपट हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं वैसे इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें जब नहीं याद रहेगी ना तो फिर गड़बड़ में फंस जाओगे। ध्यान दो इस चीज को। नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B मैंने निकाल लिया और मुझे ये बात पता है यार कि R जो है A क्रॉस B का सबसेट ही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसेट ना लिख करके रिलेशन लिखा तो कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थी। बट मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता था, फील कराना चाहता था कि हाँ रियली में मैंने ये जो लिखा था उसका कुछ तो यूज है, यहाँ पे यूज हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B तो आप निकाल सकते हो 2 की पावर mn। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। हर एक चीज क्लियर होना चाहिए आप लोग की। तो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसे नोट भी कर लो जल्दी से। तो हमने जनरली देखा है तो सारी बातें हमने रिलेशन की कर ली। अब जो बात बची है कुछ फंक्शंस की बची हुई है, तो मैं ये देख लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन बच गया है तो हम लोग कर लेते हैं, अगर नहीं बचा है तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आज के लिए कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तो अब जो बचा है वो केवल बचा हुआ आपका फंक्शन, जिसमें मैं आपको केवल एनसीईआरटी तक नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे हाई लेवल की बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे कि अभी आपको यूज हुआ मॉड्यूलस फंक्शन, इनफैक्ट मैं कुछ और भी चीजें आपको बता दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है और फिर बहुत सारे आते हैं, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। तो ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले बेसिक सा नॉलेज तो ले ले यार, फंक्शन है क्या। जैसे कि मैं आपको रिलेशन का डिफिनीशन बताया था क्या? हाँ बताया था। रिलेशन के डिफिनीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ यार R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो वही रिलेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया था इसके बाद, बस मैंने ये बोल दिया, काम खत्म कर दिया, उसके बाद रिलेशन शुरू कर दिया, रिलेशन पे क्वेश्चन किया, खत्म। जो फंक्शन है वो भी A क्रॉस B का सबसेट होता है। ध्यान देखो, मैं रिलेशन को छुपा रहा हूं। A क्रॉस B का सबसेट को आप फंक्शन भी बोलते हो, A क्रॉस B के सबसेट को आप फंक्शन भी बोलते हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। क्या कंडीशन है वो ध्यान दो, क्योंकि जब डिफिनीशन वही है तो कुछ तो कंडीशन होना चाहिए ना अच्छा खासा। तो मैं इसको यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं, यार ये क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। ध्यान दो इस चीज को। तो जो पहला कंडीशन है, पहला जो कंडीशन है वो ध्यान दो, A क्रॉस B है ना, तो एक काम करो पहले A बना लो, A हो गया और ये B हो गया। लेट अस सपोज ये A है और ये B है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ A क्रॉस B का सबसेट है फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो ये देखो, हम लोग पिछले में क्या करते थे, रिलेशन में 1, A कर देते थे, 1, B कर देते थे, 1, C कर देते थे ना। बट इसमें अगर आपने इस तरीके का कुछ किया तो ये एक फंक्शन तो नहीं कहलाएगा, ये एक रिलेशन कहलाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? ध्यान दो इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि इसको आप बोलते हो जनरली क्या? डोमेन। मैंने आपको बोला था x की जनरली वैल्यू इसी में से होती है। ये क्या है? मैंने आपको बताया था ये होता है रेंज, लेकिन ये तभी रेंज है जब ये इस
इसके एलिमेंट से एसोसिएटेड है। क्या मैंने बोला, ये देखो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले तीन चीजें होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डोमेन, रेंज और होता है कोडोमेन। देखो इन सब चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ आज, अच्छे से बता देता हूँ मैं। तो देखो ध्यान से देखो, इसी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ए है, लेट अस सपोज आपने बना दिया ये, और आपका ये जो बी है वो ये है, ठीक है। आपने क्या किया 1 2 एंड 3 और यहाँ पे ए बी सी। तो ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, इस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो। तो ये वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे डोमेन की अगर आप बात करोगे तो होगा 1 2 एंड 3, तो ये होगा डोमेन। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 को मैंने इसके साथ जोड़ दिया 1 ए 1 बी, और मैंने इसके साथ नहीं जोड़ा, और मैंने 2 को इसके साथ जोड़ दिया, 2 को बी के साथ जोड़ दिया, 3 को भी जोड़ दिया, लेकिन मैंने इस सी को छोड़ दिया, तो जानते हो क्या ये, क्या तुम जानते हो ये क्या है? इस पूरे को आप बोलते हो कोडोमेन। अभी तो आप बोलोगे सर इसको तो आप रेंज बोल रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ और किया था, यहाँ पे कुछ और कर रहा हूं, यहाँ पे तो मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है। ध्यान से देखना, कोडोमेन आपका जो सेट बी होता है उसके सारे वैल्यूज को आप कोडोमेन बोलते हो, लेकिन रेंज आप उसे ही बोलोगे जो सेट ए से संगठित होगा, मतलब सेट ए से जुड़ा होगा। यहां पे देखो सी सेट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए सी यहां पर रेंज नहीं होगा, लेकिन ए और बी ए सेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए और बी यहां पे क्या होगा, रेंज होगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोडोमेन जो है वो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं, लेकिन रेंज केवल वो होता है जो सेट ए से जुड़ा हुआ होता है। ये ए है, वो सेट ए के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, बी सेट ए के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यही केवल रेंज कहलाएंगे। बट ये जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। जब ये सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन है और ए कॉमा बी रेंज है, तो मुझे बताओ क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं क्या, रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन। इस चीज को नोट करना, डबल स्टार, बहुत अच्छी चीज है ये, क्लियर है। ये देखो, ये अगर रेंज है तो ये पूरा तो कोडोमेन है ना, तो ए और बी तो क्या है, कोडोमेन का पार्ट है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं ना इस चीज को कि रेंज जो है वो कोडोमेन से बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग करता है और साथ साथ उसका क्या है, सबसेट है। जनरली यही बोलते हैं लोग, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पर आपने रेंज ठीक है लिखा, लेकिन कोडोमेन आप ए बी सी लिखोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। आई होप सो आपको क्लियर जरूर हो गया होगा ये बात। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप उस लायक हो चुके हो कि आप समझ सकते हो कंडीशंस को। तो हम लोग बात करते हैं कंडीशंस की। क्या है कंडीशंस, तो ध्यान से देखो, ये लेट्स सपोज 1 2 3 है और यहां पे दे दिया गया ए बी सी है। तो अगर आपने ए सेट इसको माना, बी सेट इसको माना, 1 ए 1 बी 1 सी, मैं आपको बता दूं इसको आप बोलते हो डोमेन, इसको आप बोलते हो कोडोमेन, बोलते हो ना। तो ये जो 1 है और ये जो ए है, मैं आपको बता दूं ए इज द इमेज ऑफ 1। अब बस ऐसा मानना कि यहां पे एक शीशा रखा हुआ है, और जब शीशा है तो 1 का जो इमेज है वो ए है, 1 का इमेज ए है, और साथ 1 बी से जुड़ा, तो मैं ये भी कहूंगा 1 का इमेज बी है, साथ साथ वो 1 जो है सी से जुड़ा, तो 1 का इमेज सी है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 1 का केवल एक ही इमेज होगा, 1 का क्या, जो ए सेट होगा उसके केवल और केवल एक ही इमेज होंगे, इमेज। अगर 1 का इमेज ए बन गया तो बी और सी नहीं बन सकते, अगर बना दिए तो ये फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ध्यान दो, अगर आपने 1 को ए के साथ भी जोड़ दिया, मतलब ए क्या है, इसका इमेज है, बी के साथ जोड़ दिया तो बी भी इमेज है, सी भी इमेज है, तो एक से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकता, तो क्यों उससे जबरदस्ती कर रहे हो, तो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। तो एक तो कंडीशन ये हो गया कि
क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज ऑफ सेट ए इन बी। यूनिक इमेज होना चाहिए सेट ए का इन बी में सेट ए का यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ए बी सी जो है वो क्या है, इसके इमेज आप बोल रहे हो, तो जो ये क्वांटिटी होते हैं उसे आप प्री इमेज बोलते हो। प्री इमेज, इसे आप बोलते हो इमेज, इसे आप बोलते हो प्री इमेज। एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते। ध्यान दो, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते लेकिन एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, लेट सपोज मैंने वही कंडीशन लिया 1 2 एंड 3 और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया A B एंड C। तो लेट सपोज आपने क्या किया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो 1 के साथ A जुड़ा हुआ है, 2 के साथ A जुड़ा हुआ है, 3 के साथ A, मतलब 1 का इमेज A है, 1 का एक ही इमेज है, फिर 2 का एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, तो ये एक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ए के प्री इमेज कई सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर अगर 1 का इमेज ए हो गया और अगर आपने इस तरह कर दिया तो ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर ये नहीं रहता ना तो ये एक फंक्शन है। ध्यान से सुनो, क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात आपकी क्लियर है, मैं आपको बता दूं एक कंडीशन और भी है जिस केस में वो फंक्शन नहीं हो सकता है। वो कौन सा कंडीशन, वो भी देखो, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 और यहाँ पे है क्या, A B C, ठीक है। अगर 1 से A जुड़ गया, ठीक है, और 2 से A जुड़ गया, 3 से A जुड़ गया, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, अगर ऐसा कुछ हो गया तब तो ये फंक्शन कहलाएगा, मानता हूं मैं इस बात को आपकी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का भी कुछ है 1 2 एंड 3 और ये जो सेट है A B C, ठीक है, और 1 से A जुड़ गया, 2 से B जुड़ गया, लेकिन अगर एक एलिमेंट को आपने नहीं जोड़ा, मतलब आपने बिल्कुल उसको छोड़ दिया, तो मैं आपको बता दूं ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर मतलब सेट A के सारे एलिमेंट B से जुड़े होने चाहिए, A के सारे एलिमेंट B से जुड़े होने चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर रिलेटेड टू सेट B, वो उससे जुड़े होने चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। लिख लो इसे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू B, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। आपने 3 को छोड़ दिया ना जोड़ना, तो ये एक फंक्शन नहीं है। अगर आपने जोड़ दिया होता इससे या किसी से भी तो ये एक फंक्शन हो जाता। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर लिया, जितना करना था आज हमने कर लिया। सो आपको इसे रिवीजन करना है, देन कल हम लोग अच्छे से फंक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। उसमें हम बात करेंगे कैसे आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, मॉड फंक्शन वगैरह वगैरह सब बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो पढ़ते रहो। वेरी गुड बाय।